डियर पेरेंट्स, ये वीडियो हमने एक फॉर्म भरने का वीडियो पहले बनाया है सैनिक स्कूल का, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज हैं। उसको यहां पर मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि किस क्वेरी में कैसे आपने रिप्लाई करना। सबसे पहले हमने एक छोटा वीडियो बनाया था जिसमें कहा कि डोमिसाइल का आप आधार कार्ड लगा दें अगर नहीं बन रहा है तो, क्योंकि डोमिसाइल एक्चुअली चेक होगा आपका जब बच्चे का एडमिशन होगा। इस समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक नहीं होगा, तो आपने बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र लगा दे, आधार कार्ड लगाने, एक नोटरी से साइन करा के कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसको खाली नहीं छोड़ना है। यदि सबसे अच्छा है कि माता पिता बच्चे में से किसी का डोमिसाइल है तो पक्का उसका अपलोड करें। यदि नहीं है, मारा मारी चल रही है, अब समय बहुत कम रह गया क्योंकि 30 अक्टूबर तक अगर आप आज भी अप्लाई करेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सही समय पर नहीं आएगा। आपने अप्लाई किया, उसका एप्लीकेशन फॉर्म लगाया, वो अपलोड कर दें। कोई ना कोई प्रूफ ये करें कि भाई ये बच्चा इस स्टेट का रहने वाला है। यहां पर शुरू करते हैं। दूसरा है बड़ा सवाल कैटेगरी के बारे में। कैटेगरी, पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कैटेगरी में फौजी व्यक्ति, ध्यान से सुने, मैं बारी बारी बोल रहा हूं। आप कहोगे जी हमें क्यों बताते रहते हो, मैं बता रहा हूं आपके भले की बात है। आपके पास कैटेगरी कौन सी है? SC ST। इसका साइज और थोड़ा बड़ा कर लेते। ये जो कैटेगरी है ये महान कैटेगरी क्यों है? क्योंकि इसमें कट ऑफ नहीं है। बच्चे कई 90 नंबर लाके भी सैनिक स्कूल में एडमिशन पा चुके हैं। अगर आप उसके बाद आता है डिफेंस, ओबीसी, ओबीसी में NCL, ये इस पे अभी बातचीत करेंगे। और फिर आता है जनरल या अनरिजर्व्ड, बाद में आ जाएगा, अनरिजर्व्ड हो जाता है। यदि आप फौजी हैं, डिफेंस में आते हैं और SC या ST में कोई एक है तो डिफेंस में नहीं भरना है आपने SC या ST कैटेगरी ही सेलेक्ट करनी है। अगर आपने भर दिया है, फॉर्म भर दिया है, करेक्शन विंडो में इसको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, भाई साहब चेंज कर दीजिए, बाद में आप मेरे को धन्यवाद देंगे। इनका कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएट करता है। 300 में से 174 नंबर लाके बच्चे का एडमिशन हो गए, और डिफेंस में OBC में 251 वाले भी खाली घूम रहे हैं 9 राउंड के बाद। तो ये ध्यान रखिए, पॉइंट नंबर 1 ये फौजियों के लिए था स्पेशली। दूसरा है मैं फौजी हूं और मैं रिटायर हो चुका हूं, तो मैं अपनी कैटेगरी कौन सा सेलेक्ट करूं? तो आपने प्राइवेट सर्विस सेलेक्ट करना है। पिताजी का क्या है? प्राइवेट सर्विस। अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, सर्विंग है तो गवर्नमेंट सर्विस करना है, उसमें डिफेंस आ ही नहीं था, प्राइवेट सर्विस कर लीजिए। लेकिन यदि आप DSC में हैं तो आपने गवर्नमेंट सर्विस करना है। ये ध्यान रखना आपने। यदि आप डिफेंस के लिए कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और प्राइवेट सर्विस करते हैं, तब भी आपको कैटेगरी में अपना जो डिफेंस वाला है, आपका जो PPO है या आपके डिस्चार्ज बुक है, उसका पेपर अपलोड करना पड़ेगा। अभी ध्यान रखना आपने। ये सारे कागज एक्चुअली कब चेक होंगे? जब बच्चा निकल जाता है तब जाके चेक होंगे। अभी आपने कागज भर देने। लास्ट मैंने बताया था कैटेगरी में OBC NCL। OBC NCL में साफ लिखा है कि सालाना पारिवारिक जो आय है बच्चे के अभिभावकों की, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। एक मेरे को सूबेदार साहब लिख रहे हैं, साहब मेरी 50,000 रुपए बेसिक पे है। यार इतना मेरे को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो? इस पे 58% DA लगा लो, आपकी 80-90 हजार रुपए पे मिल रही है यार। 12 से 8 को गुणा कर लो। आप कहां से आगे OBC NCL में? तो गलत मत करिए। और दूसरा क्या है, OBC NCL का कोई भी फायदा नहीं है। डिफेंस और OBC NCL में 1 या 2 नंबर का कट ऑफ का फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है। अनरिजर्व्ड और OBC में फिर भी फर्क है, लेकिन बाकी और कोई लाभ नहीं है। बिना बात के गलत डॉक्यूमेंट करके गलत कैटेगरी में आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, बाद में आप नहीं भर पाएंगे, उसको सैनिक स्कूल निकाल के बाहर फेंक देगा, आपको काउंसलिंग में मान्यता ही नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो जाएंगे। तो गड़बड़ नहीं करनी। SC ST बिल्कुल समझ आता है। यदि आपके पास OBC सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, OBC का सर्टिफिकेट है, NCL का नहीं है, तो प्रभु आप माफ करें, सीधा जनरल कैटेगरी। बच्चे को एग्जाम दे रहे हो, उसको थोड़ा टाइट करो, बोलो 15 नंबर ज्यादा लेके आ जाए, बजाय इधर उधर गलत कागज आपने जमा करने की। तो ये कार्रवाई आपने बिल्कुल ठीक करनी। अब आता है लास्ट, EWS। ये भी ध्यान रखिए, EWS का कोई अलग से कोटा नहीं है।
लेकिन आप यदि पंजाब के रहने वाले हैं और आपकी आय EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। आप बिहार के EWS हैं, पंजाब में एडमिशन लेते हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो EWS को जो स्कॉलरशिप का लाभ है अपनी स्टेट के, होम स्टेट के स्कूल में मिलता है। ये आपने वेबसाइट पे चेक कर लेना है। कई स्कूल है मेरी तरह बिल्कुल साफ दिल है, उन्होंने वेबसाइट पे लिख रखा है। जैसे आप साइंस स्कूल कपूरथला की वेबसाइट पे जाएंगे, सारा कुछ लिखा है भाई स्कॉलरशिप किस किस चीज को मिलेगी। घोड़ा खाल जो मेरी स्टेट का स्कूल है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे में क्या करेंगे, एक RTI एप्लीकेशन डाल दो, स्कूल को मेल कर दो, बताएंगे नहीं बताएंगे, आप अपना काम करो, 10 रुपए लगते हैं RTI एप्लीकेशन। ये काम आपने स्वयं करना है। और जो बाकी था हॉस्टल सब्सिडी, ये भी बड़ा है। EWS का मैंने बता दिया, कोटा नहीं है, सिलेक्शन में अलग से कोई कोटा नहीं है, लेकिन यदि आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो बाद में आपको फीस में बहुत बड़ा अमाउंट है स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। अब जो फौजी भाई साहब है या सेंट्रल गवर्नमेंट है एम्प्लॉइज, जिनको हॉस्टल सब्सिडी मिलता है, बच्चा पढ़ रहा है, 2 बच्चों के लिए लागू है, तीसरा बच्चा तीसरे के लिए नहीं है, लेकिन 2 बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपको स्कूल जो है हॉस्टल का सर्टिफिकेट अलग से देता है तो न्यू सैनिक स्कूल है, उनका दिल बहुत बड़ा है। मेरी एक के प्रिंसिपल सर से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम तो हॉस्टल सब्सिडी का सर्टिफिकेट अलग से देते हैं और बहुत सारा पैसा क्लेम हो जाता है। वो कह रहे तकरीबन जो 2 लाख आप पे कर रहे हैं साल के, उसमें 1,40,000 पे क्लेम हो रहा है। तो जो फौजी भाई थे जिनको पिछले साल तक मैं कह रहा कहां न्यू सैनिक स्कूल जा रहे हो, बहुत महंगा है, लेकिन जब सर से मेरी बात हुई और ये उन्होंने कहा हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा आपकी फीस का वापस है। तो न्यू सैनिक स्कूल से डरना नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पुराने सैनिक स्कूल में भी जाके रजिस्ट्रार साहब के और प्रिंसिपल साहब को इंसिस्ट करना है कि साहब आप दे दीजिए ना हमें हॉस्टल का सर्टिफिकेट। पुराने सैनिक स्कूल खुर्राट है, वो कहते हैं जी हम तो बस केवल ट्यूशन फी का देंगे। वो ट्यूशन फी 1.2 लाख है, इसमें से जवान को मिल गई 32,000 रुपए, मान लो वापस हो गया 90,000 रुपए का नुकसान। अगर ये हॉस्टल के देते 80,000 रुपए का करके, वो पूरा का पूरा क्लेम हो जाता भाई साहब, और ट्यूशन फी अलग से। कुछ सरकारी कामों में सीधा जाइए, प्रधानमंत्री मन की बात, उनको बोलो सर ये धांधली चल रही है, 1,000 लोग चिट्ठी लिखेंगे भाई साहब, आप देखिए आदेश कैसे बदली होता है, आप लोगों को अपनी ताकत ही पता है। मेरे को लोग कहते हैं आप कर दीजिए, मैं कहा जी नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं केवल ट्रैफिक लाइट हूं, मैं बोलूंगा उधर जाओ, रुक जाओ, इधर है, बस मेरा एक काम है। मन की बात ओपन पोर्टल है, लिख दो ना उसमें। ये तो मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, मैं कोई विद्रोह करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं। जो आपका हक है मांग लो। जितने फौजी हैं सैनिक सम्मेलन में, CO साहब, GOC साहब आते हैं, कमांडर साहब आते हैं, क्यों नहीं आप खड़े होकर बोलते कि साहब ये सब होना चाहिए। आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पॉइंट दीजिए आप। वो भारत माता की चाय बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आर्मी कमांडर साहब बैठा है, चीफ साहब आपके साथ चाय पकौड़ा खा रहा है, उनको बोलो साहब एक काम करवाइए ना, आप क्यों नहीं कर सकते। ये शॉर्टकट होते हैं। उधर आर्मी चीफ खड़े हैं, कैसे हैं साहब, मोराल हाई है, सब ठीक है, टेररिस्ट मार देंगे, सब फिट है, ये भी काम करना है, पक्का करें। कोई अगर CO साहब लोग देख रहे हैं, कोई कमांडर साहब इस वीडियो को देखते हो, देखते नहीं मेरे वीडियो, तो भाई साहब आप लोग कर लीजिए, प्लीज राइट टू दी हायर हेडक्वार्टर्स एंड गेट दिस थिंग डन। ये वेलफेयर मेजर है, अपने जवानों का हम वेलफेयर ही नहीं कर रहे। मैं ऐसे बातें करता नहीं हूं, लेकिन ये बात मेरे दिल को लगती है कि एक हमारा जवान जो बिल्कुल लिमिटेड पे है, अपने ही सैनिक स्कूल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, उनको हॉस्टल सब्सिडी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। भाई आपकी जेब से क्या जा रहे हैं, उनका ऑथराइज्ड है, आप ये काम करें। एक मिशन आज इस वीडियो से आप सीख लें। सिविलियन है, सिविलियन भी बताओ भाई, फौजियों को फायदा मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए। करना क्या है, सैनिक स्कूल ने कुछ भी नहीं करना। उन्होंने कहा भाई ये जो हमारी फीस है 1.2 लाख रुपीज, इसमें 80,000 रुपए हॉस्टल के हैं, बाकी ट्यूशन फी है, और दोनों अलग अलग क्लेम बन रहा है। तो ये मैंने बता दिया है जी। न्यू सैनिक स्कूल में अभी की डेट में आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब न्यू सैनिक स्कूल की बात कर लेते हैं थोड़ा तसल्ली के साथ। 69 है जी इस बार ही न्यू सैनिक स्कूल। अब बताऊंगा, सारी कॉम्बिनेशंस करके बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। बहुत स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्कूल्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, ये आपको पता करना है। पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर 3-4 चीजें हैं,
इसमें देखिएगा कि हॉस्टल है कि नहीं है। दूसरा, कौन से बोर्ड से संबंधित है, सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड है या आईसीएसई, ये भी देखना है। मेरा प्रेफर्ड बोर्ड, क्योंकि मैं इसी से पढ़ा हूं, मैं तो ये बोलता हूं स्टेट बोर्ड वाले में नहीं डालिएगा। हॉस्टल नहीं है, आप जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु चले गए, पता लगा रेजिडेंशियल है ही नहीं, तो रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए। जो अभी ये आया है प्रोस्पेक्टस में सब लिखा है, पूरा स्कूल का स्टेटस लिखा। फिर देखिए स्कूल कितना पुराना है, अभी 2 साल पुराना है, अभी नया बना है, इसमें थोड़ा सा शक है। और मैं क्या करता हूं, स्कूल के प्रिंसिपल साहब की फोटो देखता हूं, उनके टीचर्स की फोटो देखता हूं भाई कैसे, कईयों की टाई भी उन्होंने ऐसा लगता है मांग के पहनी हुई। आप अपने आप अच्छी जानकारी प्राप्त करें। कई स्कूल है 20-20 साल से, 25 साल से चल रहे, 50 साल से चल रहे, बहुत अच्छे स्कूल से। फीस का मैंने बताया, फौजी व्यक्तियों के लिए पहले मैं खुद ही घबराता था कि अपने ही जवान को क्यों बोल दो भाई 2-2.25 लाख वाले स्कूल में भेज दो। जब मेरे वो प्रिंसिपल सर से बात हुई न्यू सैनिक स्कूल के, उन्होंने कहा सर हम तो हॉस्टल सब्सिडी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपको ऑथराइज्ड है, एक हॉस्टल सब्सिडी का फॉर्म भरना होता है पलटन से, उसके साथ लगा के भेजो, 3-4 महीने में क्लेम हो जाता है, तो कम से कम आपकी जेब से पैसे नहीं जाते। अब चलते हैं आगे। ये मैंने क्या किया है, अपने लॉग इन करके रखा हुआ है, तो जहां जहां पर गड़बड़ था एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं। ये अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या था, पर्सनल डिटेल्स हमने भर दिया, आइडेंटिटी डिटेल्स भर दिए, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स पहले देखते हैं। एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स यहां पर ये खुल जाएगा। अब सबसे पहले हम क्लास 9th में करते हैं, क्योंकि मैंने क्लास 9th में करा है। क्लास 9 में सबसे पहले किसके लिए प्रवेश मांगा गया जी, क्लास 9 के लिए, तो यहां लिख दिया क्लास 9। आप वर्तमान में सूचीबद्ध नए सैनिक स्कूलों में किसी में पढ़ रहे हैं तभी हां करना है। यदि आपका बच्चा किसी एनएसएस में पढ़ रहा है, पूरी 69 की लिस्ट चेक करनी है, उसका अलग कहानी है, उसको सेलेक्ट करना है आपने। मैंने कहा लिखा नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मैं ये नहीं लिखता और इसको मैं यस कर देता, ये देखिए यस, और यस में 2 चीज पूछ रहा है, यस पास या यस अपीयरिंग। पास मतलब मैं एक क्लास पास कर चुका हूं, क्लास 8 और 9वीं में पढ़ रहा हूं ऑलरेडी, या मैं 8वीं में अपीयरिंग हूं। मेरे से सवाल क्या पूछते हैं लोग कि भाई हमारा बच्चा 9वीं में पढ़ रहा है, क्या 9th के लिए अप्लाई कर सकता है? जी हां, बिल्कुल कर सकता है, यदि वो एज क्राइटेरिया मीट करता है तो। यदि नहीं मीट करता तो फिर नहीं कर सकता। यहां पर लिखा है पास या अपीयरिंग, मतलब जो अभी 9वीं में पढ़ रहे हैं उन्होंने 8वीं पास कर रखी है और अपीयरिंग है। और यदि यहां दिया क्लास 9th यस पास लिख दिया, इसको मैं अभी के लिए नो कर देता हूं। यदि हां तो उस सैनिक स्कूल का चयन, उसका फिर नाम बताना है आपने। यस अपीयरिंग लिख दूंगा तो यहां दिया है उस सैनिक स्कूल का नाम बताया, तो यहां पर सारे न्यू सैनिक स्कूल में आ गया आपका। ये देखिएगा, ये सारे वो आ गए। दयानंद पब्लिक स्कूल से शुरू होगा, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो मैंने यस करा था और यहां पर ये सारे आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद नए सैनिक स्कूल में उत्तीर्ण / सम्मिलित होने का वर्ष 2024 में सम्मिलित हुए कि 2025 में, क्योंकि 9th का शुरू ही लास्ट ईयर से हुआ, तो किस में सम्मिलित हुए, सारे आपने कॉलम भरने हैं। आप कह रहे हैं पसंदीदा सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आज एक और वीडियो बनेगा कि अगर वैकेंसी खाली रह जाती हैं तो ये जो स्कूल की चॉइस है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर बताया, मैं प्रोस्पेक्टस का कॉलम खोल के पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला। माध्यम केवल 9th में इंग्लिश है, लेकिन 6 में अगर कर रहे होते हैं तो भाई 13 भाषाएं हैं, उसको ढंग से सेलेक्ट करना है। उसके बाद है मेरा अपने स्टेट का चॉइस भर दिया, जो भी भर दिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहां था, पिता अभिभावक का, मेडिकल है, इंजीनियरिंग, सबसे पहले एग्रीकल्चर है, फिर बिजनेस है, फिर मेडिकल है, फिर इंजीनियरिंग है, लॉ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर सर्विस, प्राइवेट सर्विस, टीचिंग, रिसर्च, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अदर्स, तो आप अदर्स में डाल दो। यदि पिताजी रिटायर हैं या तो प्राइवेट सर्विस कर दो या अदर्स कर दो, तो ये आपने कार्रवाई कर लेना है। उसके बाद अदर्स लिख दिया। माताजी की पूछा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिख दो, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं भाई, अपने आप आत्मनिर्भर है। लेकिन जो सर्विंग है या डीएससी में उनका बताया गवर्नमेंट सर्विस आपने लिखना है, क्योंकि डीएससी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काउंट होता है। ये मैंने कर दिया जी, तो 9th का था। अब इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल में बड़ा पंगा 9th का, ये मैंने करा है। उत्तीर्ण की स्थिति क्या है आपकी, यदि आपका बच्चा 9th के लिए अप्लाई कर रहा है तो कौन सी क्लास, 8वीं क्लास पास है कि अपीयरिंग है। तो पहले हम देखते हैं पास का।
कब साल में उत्तीर्ण किया? 2025 में बच्चे ने 8वीं क्लास पास कर लिया है। अब वो कह रहे हैं विद्यालय का नाम और शहर, ये मैं कैसे बताऊंगा आपको? मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 देहरादून, ये लिख दिया मैंने, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उन्होंने खाली पढ़ा है। यदि बोर्ड यूनिवर्सिटी इन अदर, इन केस अदर, अगर कोई और है, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल यहां लिख देना है। तो केंद्रीय विद्यालय ओपन स्कूल अपना सीबीएसई के अंडर में आता है, बिल्कुल सीबीएसई के अंडर में आता है, तो उसको कुछ और नहीं है। यदि कोई और बोर्ड है तो यहां लिख देना आपने, जो रिकॉग्नाइज नहीं है या वो जो भी है। उसका परिणाम मोड देखना है कि परसेंटेज था कि सीजीपीए था, तो मैंने परसेंटेज चुना और मैंने 500 में से स्वयं को 450 नंबर दिया। मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। उसने 90% अपने आप कैलकुलेट कर लिया और आपने करना है एंटर कैप्चा। अब हम करते हैं अपीयरिंग वाला कि बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है, उत्तीर्ण सम्मिलित होने का वर्ष तो भाई 2026 होगा ना, तो बच्चा 8th में पढ़ रहा है, तब 2026 में 8वीं पास करेगा, तो ऑटोमेटिक कोई वो नहीं आएगा। परीक्षा का नाम कौन सा है भाई? क्लास 8th। विद्यालय का नाम वही करना, आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर ये भी कर दोगे एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सीबीएसई डाल दीजिए, बोर्ड यूनिवर्सिटी यदि कोई अन्य है तो यहां डाल दें। परिणाम मोड जब होगा, यहां पर अभी परिणाम मोड डिसेबल्ड आया हुआ है। यहां लोग अटके हुए हैं। 6 में तो हाय तौबा मची है, क्योंकि 6 में जब आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो यहां नॉट एप्लीकेबल इज द ओनली ऑप्शन, तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें, नमस्ते करें, आगे बढ़े। इतने के लिए एक रिटायर्ड कर्नल साहब 55 ईयर्स के आपको चाहिए कि आइए हमें पढ़ाइए, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। हम हैं। इसके बाद भी आपको डाउट होते हैं, नंबर आ रहा परमानेंट, व्हाट्सएप डाल दीजिए। हैप्पी दिवाली मैं पहले विश कर देता हूं आपको, फिर आप कहोगे आपने हमें दिवाली विश नहीं करी। आप पक्का जगमग रहे, दिवाली वाले दिन ना मुझे तंग करिएगा ना खुद को तंग करिएगा। कल और परसों 2 दिन कोई भी मैसेज मत करिए, चलेगा। तो असल से पटाखे वटाखे चलाइए, मिठाइयाँ खाइए, सारे अच्छे काम कीजिए और उसके बाद फिर फॉर्म पे अपना वो करते हैं। मैंने सारी समस्याओं का समाधान ही बता दी। एक रह गया है कि जो करेक्शन विंडो में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो जैसे ही मेरे को, मैंने अपने जासूस छोड़े हैं, जैसे वो खबर लेके आएंगे हम बता देंगे। सारी चीजें चेंज होती हैं। बच्चे का नाम चेंज नहीं होता, बच्चे का जो स्टेट है शायद वो चेंज नहीं होता, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता, बाकी आप सब कुछ बदली कर सकते हैं। कैटेगरी भी शायद बदली कर सकते हैं, तो वो बहुत सारी आपको, और वो 2 नवंबर से शुरू होगा मेरे ख्याल से। तो काफी आपको समय मिलता है, मौका मिलता है, तो पहली बार में ही सही करें। अभी कई हैं शेयर जो हर वीडियो में बताता हूं गड़बड़ कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर आपने सारा काम ठीक कर दिया होगा। अब चलते हैं जी एडिशनल डिटेल पर। यहां पर है क्या, पहले आप एआईएसएसई परीक्षण में शामिल थे कि नहीं थे? अगर पहले बच्चे ने सेम परीक्षा का एग्जाम दिया है तो यहां भरिए ना। अब मान लीजिए यस, जैसे ही यस करूंगा सारे खुल जाएंगे, रोल नंबर। अब हाय तौबा शुरू होती है कि हमें रोल नंबर याद नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप नो लिखो और आगे बढ़ो। कौन सी कक्षा के लिए दिया था? क्लास 6 के लिए दिया, क्लास 9 के लिए। क्लास 9 वाले पूछ रहे हैं, 6 वाला नहीं पूछ रहे हैं, पर जब 9 के लिए अप्लाई करें। कौन से साल में दिया भाई, ये भी बताना है। 2024 में दिया, मान लीजिए 2025 में दिया, ठीक है। क्या आप किसी साइंस स्कूल के स्थायी स्टाफ के सदस्य के पुत्र या पुत्री हैं? मामा जी साइंस स्कूल में नहीं पूछ रहे। यदि आप किसी परमानेंट साइंस स्कूल, न्यू साइंस स्कूल वाला भी नहीं है, जो 33 साइंस स्कूल्स हैं, यदि आप उसमें ड्राइवर हैं, यदि आप उसमें टीचर हैं, यदि आप उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, यदि आप कुछ भी हैं, तो यहां लिखना है। अगर इसको यस करते हैं तो फिर वो और खोल देगा। देखो साइंस स्कूल का नाम, जहां स्टाफ सदस्य कार्यरत हैं, तो यहां पर देखा मैंने पूरा करके, ओनली 33 साइंस स्कूल के बारे में पूछा गया। इसको सही भरना है, गलत जानकारी नहीं देनी है। सबसे गलत होता है, आपका बच्चा फेल हो जाएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक जब आप फॉर्म भर रहे हैं, गलत, आपके पिता माता का नाम, कईयों की माता जी क्लर्क हो सकती हैं, हेड क्लर्क हो सकती है, किसी साइंस स्कूल में टीचर हो सकते हैं, किसी और स्टाफ के किसी और रूप में एम्प्लॉयड हो सकते हैं, वो सही लिखना है। केवल उन बच्चों का जिनके माता पिता पुराने साइंस स्कूल में किसी ना किसी रूप में कार्यरत हैं, केवल उतना ही पूछा गया। डॉक्यूमेंट अपलोड, ये आ गया जी, ये क्योंकि मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड पे आ गया। एक बारी पर्सनल डिटेल पे चलते हैं और मैं क्लास 6 पे चला जाता हूं। तो क्लास 6 में जाके मुझे क्या करनी पड़ेगी, एज अपनी चेंज करनी पड़ेगी। 2014 में पैदा हुआ मैं, मेल अपना, बाकी मैंने सब काम सही रख दिए। कैटेगरी मैंने अपनी एसटी सेलेक्ट कर दी। क्या आपके माता पिता, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माता पिता क्या तटरक्षक में हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में, असम राइफल के सदस्य है,
इसका बाद में जाके बड़ा यूज होगा जब वैकेंसीज को भरने का समय होगा। असम राइफल एंड कोस्ट गार्ड वाले अभी डिफेंस कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, सिविलियन कैटेगरी के अंदर करते, लेकिन जब रिजर्वेशन में खाली सीट्स हो जाता है, किसी स्टेट में यदि डिफेंस की सीट नहीं भरी जाती है तो पहले वो असम राइफल और कोस्ट गार्ड को ऑफर होंगी, फिर बाकी कैटेगरीज को दी जाएंगी। बहुत लंबा चौड़ा इस बार उन्होंने प्रोस्पेक्टस में वो बनाया, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, इसमें करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी कहां से पता लगा सब कर दिया मैंने, डेट चेंज कर दिया, तो मैं डेट चेंज करके मैं यहां कैप्चा डाल देता हूं 3750LY। तो यहां जी आ गया 3750LY, ये हो गया। सेव एंड नेक्स्ट पे चला, यस, ये मैंने कर दिया। यहां पर स्कूल आईडी कार्ड मैं इसको स्किप एंड प्रोसीड कर रहा हूं। अब मैं अपनी क्लास चेंज कर रहा हूं, जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है, मेरे ख्याल से पर्सनल डिटेल में ही था ये इसमें चेंज ले नहीं रहा है मेरे ख्याल से इसका, क्योंकि हमने सेव करने में रह गया है। तो क्लास 6 में केवल एक ही पॉइंट जो मैंने हाईलाइट करना है, वो जब क्वालिफिकेशन में जाते हैं यहां पर आप, तो यहां पर केवल नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, आपने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। बाकी कोई डिटेल क्लास 6 में भरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम न्यू सैनिक स्कूल नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, वो कैसे ई काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। आज एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, केवल ई काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, होती कैसे, एनएसएस क्या है, 40% रूट क्या है, 60% रूट क्या है, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, आज ही अपलोड आ जाएगा। दिवाली पर भी हम आपके दिमाग पे वीडियो के द्वारा चोट करते रहेंगे, आप खाते रहे चोट और एंजॉय करते रहे इन वीडियोस को। और कोई सवाल है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, नंबर है 7417656633। इस पर आपने व्हाट्सएप और केवल व्हाट्सएप करना है एंड हमारे वापस मैसेज की प्रतीक्षा करनी है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।